हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के बारे में। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद ये टॉपिक आता है आपका इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का। इक्वी पोटेंशियल, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हो वो सेम हो। जैसे कि आप अगर इस तरीके से एक सरफेस कंसीडर कर लें, इस सरफेस पे आपका एक पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो ऐसा सरफेस कहलाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि अगर आप लिखें पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डेफिनेशन अप्लाई करें आप, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ये हो गया, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ से बी बी माइनस बी ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये होता है वर्क डन, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। ये आपने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे अगर ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, तो अगर आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वी ए इक्वल टू वी बी की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वी ए इक्वल टू वी बी अगर अप्लाई करेंगे तो ये वर्क डन ए टू बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। और माइनस करेंगे तो वर्क डन कितना आ गया, 0। इस इक्वेशन से क्या स्टेटमेंट आप बना सकते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर सरफेस आपका कैसा है, इक्वी पोटेंशियल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक, नो वर्क इज डन इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो पॉइंट ए से बी ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम यहाँ से देखें, अगर मान लीजिए कि जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है वो स्मॉल लेंथ डी एल पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन होगा इसके लिए डी डब्ल्यू, और वर्क डन के लिए आपने फॉर्मूला है ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं क्या, ई डी एल कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका ई डी एल कॉस थीटा। अभी आपने पढ़ा कि नो वर्क इज डन, मतलब ये वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ई डॉट डी एल कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपका चार्ज है तो फील्ड तो होगा ही, और चार्ज को हम मूव भी कर रहे हैं, मतलब इस प्रोडक्ट में ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, डी एल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो 0 क्या होगा, कॉस थीटा अगर 0 होगा तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, या फिर हम थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डी एल वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तभी इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये था आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, परपेंडिकुलर टू डी एल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई
इज ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये था आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से आप इसको दिखा भी सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखें तो क्या फॉर्मूला है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। जो V की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है R पे। इसका मतलब कि अगर R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है तो V भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। R कांस्टेंट है तो V भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम किसी स्फीयर की बात करें, किसी स्फीयर के लिए R की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। किसी स्फीयर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो V की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो किसी अगर पॉइंट चार्ज से आपको अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, किसी पॉइंट चार्ज से अगर ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, बाहर की तरफ, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो। अगर इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और उस स्फीयर का सेंटर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। फील्ड लाइंस आपका इनवर्ड हो जाएंगी और जो स्फीयर होगा वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। देखिए फिर से समझते हैं इसको। V की वैल्यू डिपेंड कर रही है R पे। अगर आपका V कांस्टेंट है तो R भी क्या है, कांस्टेंट है। तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप इस तरीके से स्फेरिकल कंसीडर करें तो स्फेयर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो V भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, स्फेरिकल सिमेट्री। इस स्फेरिकल सिमेट्री को अप्लाई करके अगर आप ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही है, बस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फील्ड लाइंस, अगर आपको मान लीजिए फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से ड्रॉ हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपने पढ़ा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, ऑलवेज नॉर्मल होंगी। या जो सरफेस है वो फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, नॉर्मल है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे आप। ये आपका किसी प्लेन के लिए इक्विपोटेंशियल प्लेन आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये आपका फील्ड लाइंस, और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है।